एक आदमी जिसने दुनिया को तबाह करने का एक ऐसा हथियार दिया जिसकी कल्पना उससे पहले किसी ने नहीं की थी, जिसकी वजह से युद्ध करने का तरीका और भी भयानक हो गया। दुनिया ने उसे एक नाम दिया, मर्चेंट ऑफ डेथ, यानी मौत का सौदागर। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है, आज उसी इंसान के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रेस्टिजियस शांति पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज। वही पुरस्कार जो हर साल उस इंसान या संस्था को मिलती है जिसने दुनिया में शांति के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया हो। और ये पुरस्कार उस आदमी के नाम पर है जिसने तबाही को और एफिशिएंट बना दिया था। यह कोई अजीब इत्तेफाक नहीं है, यह अल्फ्रेड नोबेल और उसके डायनामाइट की अनोखी कहानी है जिसने तबाही बेचकर शांति खरीदी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? जिसने पूरी दुनिया को डिस्ट्रक्शन का हथियार दिया, उसके नाम पर शांति का पुरस्कार क्यों रखा गया? और वो कौन सा पल था, वो कौन सी घटना थी जिसने एक मौत के सौदागर को इतना बदल दिया कि उसने अपनी पूरी दौलत, अपनी पूरी लेगेसी शांति के नाम कर दी? यही जानेंगे हम आज के इस रोमांचक कहानी में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। स्टॉकहोम, स्वीडन, 1833। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां बारूद और विस्फोटक को देखना आम बात थी। उसके पिता इमानुएल नोबेल एक इंजीनियर और आविष्कारक थे जो सेना और खनन उद्योग के लिए बारूद बनाते थे। परिवार में अल्फ्रेड के 3 भाई थे, रॉबर्ट, लुडविग और एक छोटा भाई एमिल। बचपन से अल्फ्रेड ने देखा था कि कैसे एक छोटा सा धमाका पहाड़ी को चीर सकता है, कैसे एक चिंगारी पूरी वादी हिला सकती है। वो विज्ञान से प्यार करता था, खासकर केमिस्ट्री से। पर उसके पिता चाहते थे कि वो सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर ना रहे, बल्कि एक असली इंजीनियर बने जो अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सके और दुनिया को नया आकार दे सके। 17 साल की उम्र में उसे यूरोप भेजा गया इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री सीखने के लिए। वहीं पेरिस में उसकी मुलाकात हुई एस्किनो सोब्रेरो से, वो इटालियन केमिस्ट जिसने 1847 में एक ऐसा तरल पदार्थ बनाया था जिसने नोबेल के होश उड़ा दिए। उस पदार्थ का नाम था नाइट्रोग्लिसरीन। और यहीं से अल्फ्रेड नोबेल की जिंदगी का असली सफर शुरू हुआ, जो उसे दुनिया का सबसे अमीर और सबसे नफरत किया जाने वाला आदमी बनाने वाला था। लेकिन पहले हम नाइट्रोग्लिसरीन को समझते हैं। ये एक ऐसा लिक्विड एक्सप्लोसिव था जो उस वक्त की किसी भी चीज से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। इसकी एक्सप्लोसिव पावर इतनी थी कि इंजीनियर और माइनर्स इसे देखकर हैरान हो जाते थे। पहाड़ को काटना हो, खदानें बनानी हो, रास्ते बनाने हो, नाइट्रोग्लिसरीन ये सब चुटकी में कर सकती थी। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, नाइट्रोग्लिसरीन बेहद अनस्टेबल थी। इसका मतलब ये था कि यह कभी भी किसी भी वजह से बिना किसी वार्निंग के फट सकती थी। थोड़ी सी गर्मी और विस्फोट, थोड़ा सा झटका और विस्फोट, गलत तरीके से रखा तो भी विस्फोट। इसे हैंडल करना मौत को दावत देने जैसा था। एस्किनो सोब्रेरो जिसने नाइट्रोग्लिसरीन बनाई थी, वो इससे इतना डरता था कि उसने पब्लिकली कहा था कि ये चीज इंसानों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। पर नोबेल ने इस डर को नजरअंदाज किया। उसने देखा कि अगर इस ताकत को काबू किया जा सके तो ये दुनिया बदल सकती है। लेकिन जैसे जैसे उसने इसे अपनी लैब में लाना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि वो जिस चीज को काबू करना चाह रहा था वही उसे काबू कर रही थी। और वो घड़ी बहुत करीब थी जब इसी नाइट्रोग्लिसरीन ने उसके परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। 3 सितंबर 1864। नोबेल उस दिन लैब में नहीं था। वह घर से बाहर अपने कुछ व्यावसायिक कामों में व्यस्त था। लैब में उसका छोटा भाई एमिल कुछ काम कर रहा था। वो 21 साल का था और उसे भी अपने बड़े भाई की तरह ही केमिस्ट्री में बहुत दिलचस्पी थी। वो इस दिन नाइट्रोग्लिसरीन की ताकत को और बढ़ाने के लिए एक नया प्रयोग कर रहा था, एक ऐसा प्रयोग जिसका अंजाम उसने कभी नहीं सोचा था। और फिर एक धमाका हुआ, इतना भीषण कि पूरे स्टॉकहोम के लोग सड़कों पर आ गए। पूरी लैब मलबे में बदल गई। एमिल और 4 अन्य लोग उस विस्फोट में मारे गए। जब नोबेल वहां पहुंचा तो उसके सामने सिर्फ राख थी, टूटी हुई कांच की शीशियां थी और उसका भाई कहीं नहीं था। एमिल की लाश उसे कभी पूरी नहीं मिली। उसके पिता को जब ये खबर मिली तो वो इतने सदमे में आ गए कि उन्हें स्ट्रोक आ गया और वो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए। नोबेल ने उस दिन अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया को ढहते देखा था। अब उसके सामने 2 रास्ते थे। पहला, या तो वो हार मान ले और इस चीज को हमेशा के लिए छोड़ दे। दूसरा, या फिर वो इसे इतना सुरक्षित बना दे कि कभी कोई और इस तरह ना मरे। और उसने दूसरा रास्ता चुना। गिल्ट ने उसे और जुनूनी बना दिया। लेकिन उस दिन नोबेल ने जो फैसला किया वो सिर्फ एक प्रयोग का फैसला नहीं था, वो उसकी जिंदगी के सबसे काले और सबसे अनजान मोड़ की शुरुआत थी। एमिल की मौत के बाद नोबेल ने खुद को एक्सपेरिमेंट में झोंक दिया।
उसने अपना सारा वक्त नाइट्रोग्लिसरीन को स्थिर बनाने में लगा दिया। उसने हर संभव चीज ट्राई की, बालू, चूना, लकड़ी का बुरादा, कुछ भी जो इस तरल को ज्यादा सुरक्षित बना सके, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। हर बार कोई न कोई कमी रह जाती। फिर नोबल का ध्यान गया काइसेलगूर पर, एक सिलिका आधारित मिट्टी जिसे डाइटोमियस अर्थ भी कहते हैं। यह मिट्टी असल में लाखों सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म से बनी होती है, जिसमें असंख्य माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, स्पंज की तरह। जब नोबल ने नाइट्रोग्लिसरीन को इस मिट्टी से मिलाया तो उसका तरल पदार्थ पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया, एक सॉलिड पेस्ट बन गया। वही ताकत, वही विस्फोटक क्षमता, और अब उसे हैंडल करना कहीं ज्यादा सेफ था। काइसेलगूर रासायनिक रूप से निष्क्रिय था, यानी यह नाइट्रोग्लिसरीन के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता था, बस उसे सुरक्षित रूप से धारण कर लेता था। नोबल ने इस मिश्रण को सही अनुपात में मिलाकर छड़ियों के रूप में ढाला और उसे एक नाम दिया, डायनामाइट। यह नाम ग्रीक वर्ड डायनेमिस से लिया गया, जिसका मतलब है ताकत, और 1867 में उसने उसका पेटेंट करा लिया। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। पहाड़ कटने लगे, सुरंगें बनने लगी, रेलवे बिछने लगी। डायनामाइट ने निर्माण को एक नई गति दी। पर सिर्फ कुछ ही समय में इसी मिट्टी और विस्फोटक ने जल्द ही युद्ध करने का तरीका को भी बदल दिया। उसकी बनाई चीज अब पहाड़ों के साथ साथ इंसानों को भी तोड़ रही थी। डायनामाइट की इन्वेंशन के बाद जो हुआ वो नोबल ने कभी नहीं सोचा था। पहले कुछ सालों में डायनामाइट ने वो काम किए जो नोबल का सपना था। दुनिया भर के कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने इसे खरीदा, पहाड़ काटे गए, टनल्स बनी, रोड्स बनी, रेलवे की ट्रैक बिछाई गई उन जगहों पर जहां इंसान का पहुंचना भी मुश्किल था। डायनामाइट ने वो कर दिखाया जो हजारों मजदूर मिलकर सालों में नहीं कर सकते थे। नोबल अमीर होने लगा, बहुत अमीर। उसकी फैक्ट्रीज पूरी दुनिया में खुलने लगी, 90 से ज्यादा फैक्ट्रीज 20 से ज्यादा देशों में। लेकिन जैसे जैसे डायनामाइट फेमस होती गई वैसे वैसे उसका दूसरा चेहरा सामने आने लगा। 1870 फ्रेंको पर्शियन वॉर। डायनामाइट को बने हुए सिर्फ 3 साल हुए थे कि पर्शियन आर्मी ने इसे फ्रेंच फोर्ट को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। नोबल ने अखबार में पढ़ा कि उसकी इन्वेंशन जो उसने पहाड़ को चीरने के लिए बनाई थी अब किले को ढा रही थी, सैनिकों की सुरक्षा छीन रही थी और युद्ध को और भयानक बना रही थी। फिर उसके 1 साल बाद 1871 पेरिस कम्यूनी। डायनामाइट ने टेररिज्म का रूप ले लिया। पेरिस में विद्रोहियों ने सार्वजनिक इमारतों, स्मारकों और कभी कभी निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया। पहली बार नोबल ने महसूस किया उसकी इन्वेंशन अब सिर्फ सोल्जर को नहीं बल्कि आम लोगों को भी निशाना बना रही थी। फिर आया 1881 जार अलेक्जेंडर II की असैसिनेशन। रूस के जार को उन्हीं के देश के एक क्रांतिकारी ने डायनामाइट से उड़ा दिया। एक धमाका और सदियों का एक साम्राज्य अपने सबसे बड़े शासक को खो बैठा। ये कोई सिपाही नहीं था, कोई विदेशी सेना नहीं थी, ये एक हथियार था, एक ऐसा हथियार जिसे किसी भी इंसान के हाथों में दिया जा सकता था। नोबल ने डायनामाइट बनाई थी कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन अब वो डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। वो ये सब देख रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन इतना होने के बाद भी वो नहीं रुका, क्योंकि उसके दिमाग में एक अजीब सी थ्योरी थी, डर की शांति। वो सोचता था अगर युद्ध इतना विनाशकारी हो जाए कि कोई उसकी कल्पना ही ना कर सके तो शायद कोई युद्ध करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। वो अपने आप को समझाता रहा कि मेरी इन्वेंशन आखिरकार शांति लाएगी, लेकिन नोबल गलत था। जंग और भी खतरनाक होती गई, डायनामाइट और भी फैलती गई और हर बार हर अखबार हर रिपोर्ट नोबल को उसकी गलती का सबूत देती रही। और फिर आया 1888 का वो सुबह जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। फ्रेंच के एक होटल में अल्फ्रेड सुबह जागा और उसने टेबल पर रखी अखबार उठाई। ये उसकी डेली रूटीन थी, दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना उसे पसंद था। लेकिन उस सुबह जो उसने देखा उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। उस अखबार में एक शोक समाचार छपी थी और जिसकी मौत की खबर थी उसका नाम था अल्फ्रेड नोबल। लेकिन नोबल तो जिंदा था, तो अखबार ने उसे मरा हुआ कैसे मान लिया? दरअसल हुआ ये था कि नोबल का बड़ा भाई लुडविग नोबल कुछ दिन पहले ही मरा था और फ्रेंच रिपोर्टर ने गलती से ये मान लिया कि अल्फ्रेड नोबल मरा है। लेकिन नोबल के लिए असली झटका मौत की ये गलत खबर नहीं थी। असली झटका वो हेडलाइन थी जो अखबार ने उस ओबट्री के ऊपर लिखी थी, ला मार्श द ला मोर ए मोर, यानी मौत का सौदागर मर गया। और उसमें लिखा था कि अल्फ्रेड नोबल, वो आदमी जिसने डायनामाइट बनाया, जिसकी वजह से इतने लोग मारे गए, वो दुनिया से चला गया और दुनिया उसे इसी तरह याद करेगी, एक ऐसे इंसान की तरह जिसने मौत को बेचा, जिसने युद्ध को और विनाशकारी बनाया, जिसने अपनी दौलत
लाशों के ढेर पर बनाई। नोबल उस अखबार को हाथ में लिए बैठा रहा। उसने अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब एक पल में कर लिया। क्या यही उसकी लेगेसी थी? क्या यही वो सच था जो उसकी मौत के बाद इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा? नोबल को एमिल याद आया, वो छोटा भाई जो उसकी लेबोरेटरी में मारा गया था। उसे याद आया वो अनगिनत सैनिक, वो राजनेता, वो आम नागरिक जो डायनामाइट की वजह से मारे गए थे। और उसे याद आई अपनी थ्योरी डर से शांति, जो कि एक गलत थ्योरी थी। उस रात नोबल बेचैनी और तनाव के कारण ठीक से सो नहीं पाया, लेकिन जब सुबह हुई तो उसके दिमाग में एक फैसला था। ये समझना जरूरी है कि नोबल का वो फैसला एक रात में नहीं आया। वो अखबार की हेडलाइन तो सिर्फ एक ट्रिगर थी, लेकिन उसके पीछे सालों की बेचैनी थी। नोबल की पूरी जिंदगी एक कॉन्ट्रडिक्शन में गुजरी थी। एक तरफ वो एक बिजनेसमैन था जो अपनी कंपनी से अरबों कमा रहा था, दूसरी तरफ वो एक आइडलिस्ट था जो जेन्युइनली दुनिया को बेटर देखना चाहता था। उसने कभी शादी नहीं की। उसकी जिंदगी में सबसे करीबी लोग थे उसके वर्कर्स, उसके साइंटिस्ट और कुछ खास दोस्त। उन्हीं में से एक औरत थी बेर्था वॉन सुटनर। बेर्था एक ऑस्ट्रेलियन राइटर और पीस एक्टिविस्ट थी। वो कुछ समय के लिए नोबल की सेक्रेटरी भी रही थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। वो दोनों सालों तक एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते रहे। बेर्था ने नोबल को हमेशा कहा था कि वॉर को ग्लोरीफाई करना गलत है। चाहे कितनी भी अच्छी नीयत से हथियार बनाओ, उसका अंत हमेशा तबाही ही होती है। लेकिन नोबल उसकी बात से असहमत था। वो सोचता था कि मैं एक ऐसा हथियार बनाऊंगा जो इतना विनाशकारी होगा कि उसके डर से कोई युद्ध ही नहीं करेगा। लेकिन जब उस दिन नोबल ने अखबार में मौत के सौदागर का शीर्षक पढ़ा तो उसे पहली बार लगा कि शायद बेर्था सही थी। उसने अपने वकील को बुलाकर अपनी वसीयत की बात की और उसने एक ऐसी योजना बनानी शुरू की जो उसकी पूरी दौलत, उसका पूरा नाम और उसकी पूरी विरासत को एक नया अर्थ दे सके। 27 नवंबर 1895 अल्फ्रेड नोबल ने अपनी आखिरी विल साइन की और जब वो विल ओपन हुई तो दुनिया हैरान रह गई। नोबल ने अपनी पूरी दौलत, जो उस वक्त करीब 31 मिलियन स्वीडिश क्रोनूर थी, आज के वैल्यू के हिसाब से देखें तो लगभग 23,850 करोड़ रुपए होते हैं। उसने वो सारे पैसे एक फंड में डाल दिए और उस फंड के इंटरेस्ट से हर साल 5 प्राइज दिए जाने थे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में और एक पीस के लिए। नोबल के परिवार को यह विल देखकर गुस्सा आया। उनके रिलेटिव्स ने कोर्ट में चैलेंज किया। कुछ ने कहा कि नोबल पागल हो गया है। उसने कहा कि यह स्वीडिश पैसा स्वीडन में ही रहना चाहिए। लेकिन नोबल का फैसला फाइनल था। 10 दिसंबर 1896 में अल्फ्रेड नोबल की ब्रेन हैमरेज की वजह से मौत हो गई और 1901 से हर साल 10 दिसंबर को नोबल की डेथ एनिवर्सरी पर नोबल प्राइज दिए जाने लगे। पहला नोबल पीस प्राइज 1901 में दिया गया हेनरी ड्यूनांट को। वो आदमी है जिसने रेड क्रॉस बनाया था। 1905 में ये प्राइज मिला बेर्था वॉन सुटनर को, वही औरत जिसने नोबल को हमेशा कहा था कि हथियारों से शांति नहीं आती। नोबल की सबसे करीबी दोस्त, उसकी सबसे बड़ी क्रिटिक। जब बेर्था को ये प्राइज मिला तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये नोबल का बेर्था के लिए आखिरी लेटर था, एक तरह का जवाब, एक तरह का एक्नॉलेजमेंट कि तुम सही थी। और आज 120 से ज्यादा साल बाद नोबल प्राइज उन लोगों को मिलता है जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। साइंटिस्ट जो डिजीज क्योर करते हैं, राइटर्स जो सच बोलते हैं, एक्टिविस्ट जो शांति के लिए लड़ते हैं। वो आदमी जिसे दुनिया ने मर्चेंट ऑफ डेथ कहा था, उसके नाम पर आज शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल एक ऐसा इंसान जिसने साबित किया कि लेगेसी वो नहीं होती जो आप बनाते हैं, लेगेसी वो होती है जो आप छोड़ कर जाते हैं।